कल हम लोग बात कर रहे थे कि विचारण की प्रक्रिया शुरू हो सके, इसके लिए पक्षकारों का बुलाया जाना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना यह भी जरूरी है। तो अब तक जो उपबंध देखे थे उनमें यही बताया गया था कि पक्षकार बुलाए जा सकते हैं आदेश 5 की व्यवस्था के मुताबिक, और जब वे आएंगे तो फिर अपने अपने दावे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वादी तो पहले ही प्रस्तुत कर चुका होगा, क्योंकि वादी ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया होगा तो फिर किसी को बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वादी ने दावा प्रस्तुत किया इसीलिए तो बुलाने की जरूरत है। इसलिए आदेश 1, 2, 3, 4 और 7 इसे एक साथ देखें तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि ये सारे आदेश वादी की मदद कर रहे हैं। आदेश 1 वादी को ये बता रहा है कि पक्षकार ये कौन बनाएंगे आप, ये कौन पक्षकार हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यही सबसे जरूरी चीज है कि ये तो पता लगे कि सिविल सूट में पार्टीज कौन हो सकते हैं। तो आदेश 1 मुख्यतः वादी को ध्यान में रखकर निर्मित किया गया आदेश है, और आदेश 2 वाद कारण फिर वही, क्योंकि कौन से वाद हेतुकों का संयोजन, कौन से वाद कारणों का संयोजन ये आप कर पाएंगे, कौन से नहीं कर पाएंगे, ये सब भी वादी के लिए अधिक उपयोगी बातें हैं। तो इसलिए आदेश 2 ये भी वादी की मदद करता दिखाई देता है। आदेश 3 बोथ पार्टीज इनके लिए मान सकते हैं, क्योंकि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन है, लीडर कौन है, उन पर सर्विस ऑफ सम्मान इसका क्या इफेक्ट होगा, आप किनके माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से न्यायालय के समक्ष आपकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकती है। तो आदेश 3 दोनों की मदद कर रहा है ऐसा भी माना जा सकता है, लेकिन वादी की नहीं कर रहा है ये तो नहीं माना जा सकता। तो आदेश 1, 2, 3 और 4 तो सीधे सीधे ये बता रहा है कि वाद पत्र उपस्थित करके आप वाद को संस्थित कैसे करेंगे, कब ये मान लिया जाएगा कि सिविल सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। मुख्यतः आदेश 5 ये प्रतिवादी को बुलाने के संबंध में है। तो जब इतनी कार्यवाही हो गई देन आदेश 5 में वादी को बुलाया जाएगा। तो वादी तो पहले से उपस्थित है न्यायालय के समक्ष, और चूंकि वो उपस्थित है दैट इज वाई वी हैव कॉल्ड द डिपेंडेंट, इसलिए प्रतिवादी को बुलाने की जरूरत पड़ी है, अन्यथा बुलाने की जरूरत ही नहीं। और वादी से अपेक्षा जो हुई है कि आप वाद पत्र तैयार करें, तो ये बातें उसमें होनी चाहिए, वो आदेश 7। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं तो प्रतिवादी से संबंधित आदेश 5, 8 ये 2 आदेश निकले, और 6 दोनों से संबंधित है, क्योंकि वो अभिवचन के सामान्य सिद्धांत ये बताता है। तो जब दोनों पक्षकारों को सूचना मिल चुकी है, एक को तो ऑलरेडी है और दूसरे को दी गई है, और आधिकारिक तौर पर दी गई, उसे देने का तरीका वो भी आदेश 5 में बताया गया कि ऐसे दी जाएगी, वादी की मनमर्जी पर नहीं छोड़ा है, क्योंकि वादी की मनमर्जी पर छोड़ेंगे तो वादी तो देगा नहीं देगा कुछ मालूम नहीं। इसलिए आधिकारिक तौर पर बताया गया, ऑथोरिटेटिव वे में बताया गया है कि यू मस्ट सर्व द नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सिविल सूट ऑन ए डिपेंडेंट इन सच ए मैनर। इसी ढंग से देंगे आप, इसके अलावा कोई ढंग इस्तेमाल नहीं होगा। और जब वो हो गया तो अब दोनों पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, और दोनों में से कोई उपसंजात नहीं होगा। उपस्थित नहीं कहा, ये हम लोग अपनी सुविधा के लिए शब्द प्रयोग कर लेते हैं, उसने तो उपसंजात कहा है। और हमने कहा था कि उपस्थित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उपस्थिति जिसके कारण है उसे मालूम ही नहीं
कि आप उपस्थित हैं, तो आपकी उपस्थिति का लाभ क्या है? क्योंकि दुनिया में प्रत्येक गतिविधि किसी न किसी उद्देश्य को समर्पित है। ऐसी कोई गतिविधि नहीं जो किसी उद्देश्य को समर्पित न हो। और इसीलिए प्रकृतिवादी ये भी कहते हैं कि प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं वो भी निरर्थक नहीं होती हैं, वो भी किसी उद्देश्य को समर्पित है, और उस ढंग से वो अलग निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी गतिविधि ये निरुद्देश्य नहीं है। तो आप अगर उपस्थित होंगे और न्यायालय को मालूम ही नहीं होगा कि आप उपस्थित हैं, तो फिर आपकी उपस्थिति न्यायालय के समक्ष जो विषय विवाद है उसके न्याय निर्णयन में किसी प्रकार कोई सहायता ये दे ही नहीं पाएगी। और न्यायालय ने तो न्याय निर्णयन उस विषय पर करने के लिए आपको बुलाया है जो उसके समक्ष विवाद है, लिटिगेटेड है। दैट इज वाई यू मस्ट शो योर प्रेजेंस बिफोर द कोर्ट। और जब आप अपनी प्रेजेंस को न्यायालय की ध्यान में लाएंगे तो आपके द्वारा न्यायालय में जो उपस्थिति दर्ज कराई गई है, फिर इसके लिए उपस्थिति नाम नहीं होगा, फिर इसके लिए भाषा में शब्द आएगा उपसंजात। अब आप न्यायालय के समक्ष उपसंजात हुए, न सिर्फ आप मौजूद हैं बल्कि आपने अपनी उपस्थिति न्यायालय के ध्यान में ला भी दी है। और वहां उपसंजाति का एक फॉर्मल तरीका है, ठीक है ना। और वो फॉर्मल तरीका क्या है, वो आदेश 3 में बताया कि अगर आप प्लीडर के माध्यम से उपस्थिति ले रहे हैं तो फिर वकालतनामा ये प्रस्तुत होगा। एक ढंग है, उससे उपस्थिति होगी तो दोनों पक्ष उपसंजात होंगे। इसीलिए आदेश 9 नियम 1 कहता था कि पक्षकार, वहां किसी वादी अथवा प्रतिवादी इसका नाम नहीं लिया है, उसने कहा पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे, ठीक है। जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए संबंध में नियत है, पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे। दिनांक तो वो प्रतिवादी के द्वारा उत्तर देने के लिए नियत है, लेकिन अगर उस दिन सिर्फ प्रतिवादी ही उपसंजात होगा उत्तर देने के लिए, आप होंगे ही नहीं, तो वाद की कार्यवाही एक पक्ष के उपस्थित होने पर किस प्रकार आगे बढ़ सकेगी, वो वादी या प्रतिवादी इससे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक पक्ष के होने पर वाद की कार्यवाही आगे बढ़ ही नहीं सकती। इसलिए आदेश 9 नियम 1 में उसने कहा पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे। शेष आदेश 9 में आदेश 9 नियम 1 की विस्तार से बात कल हुई थी, इसलिए सिर्फ प्रसंगवश इतनी ही चर्चा ठीक है कि पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे। और फिर एक घटना और घट सकती है कि पक्षकार उपसंजात नहीं हुए उस दिन आदेश 9 नियम 1 की भावना के मुताबिक। और क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए, वादी तो उपस्थित हो गया है। देखिए, 2 घटनाएं घट सकती हैं, पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे, ये आदेश 9 नियम 1 में कहा, लेकिन घटनाएं 2 हो सकती हैं, दोनों उपसंजात न हो, और एक उपसंजात हो एक न हो। जो एक उपसंजात हो रहा है वो वादी एक और प्रतिवादी उपसंजात नहीं हो रहा। यह घटना यह भी हो सकती कि प्रतिवादी उपसंजात हो रहा है, वादी नहीं हो रहा। यही 3 घटनाएं हो सकती हैं, चौथी घटना हो ही नहीं सकती। तो तीनों घटनाओं के प्रभाव
और तीनों घटनाओं के घटने की दशा में परिणाम क्या होंगे, यह आदेश 9 की विषय वस्तु है। जो विभिन्न नियम हैं, जैसे 7 से लेकर के संभवतः, ठीक है, 12 तक वादी और प्रतिवादी अगर उपसंजात नहीं होंगे तो परिणाम क्या होंगे, ये सारी चीजें अभी बताई जाएंगी। मैं हमको दावा नहीं कर रहा 7 से 12 तक ही होगा, एक मोटा अनुमान, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है। और अगर दोनों उपसंजात नहीं हो रहे हैं तो जो स्थिति बनेगी वो क्या है, आदेश 9 नियम 3 अभी बस जस्ट आ जाएगा। लेकिन दोनों उपसंजात नहीं हो रहे हैं या एक उपसंजात हो रहा है, कारण की जांच ये जरूरी है। क्यों, आखिर क्यों? दूसरा पक्ष उपसंजात नहीं, दोनों उपसंजात नहीं, तब तो जो होगा वो होगा। लेकिन अगर एक पक्ष उपसंजात नहीं है तो क्यों नहीं उपस्थित है, इसकी जांच जरूरी है। तो आदेश 9 नियम 2 उस दशा की बात कर रहा है। देखिए, स्थितियां कितनी भी हो, अगर उनका हम अध्ययन करेंगे तो क्रमानुसार ही करना पड़ेगा, क्योंकि अध्ययन एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी जानकारी एक साथ प्रयुक्त हो सकती है, आपको जो भी जानकारी है उसका प्रयोग उपयोग ये एक साथ हो सकता है, करते ही है। जब आपसे किसी भी काम को करने के लिए कहा जाता है तो आप अपनी संपूर्ण जानकारी उसका उपयोग करते हैं, संपूर्ण ज्ञान का उपयोग करते हैं एक साथ। आप ये भी ध्यान रखते हैं कि आग लगे किंतु नियंत्रित लगे, अनियंत्रित नहीं। चूल्हे में ही लगे, घर में ना लग जाए, ठीक है। अगर नियंत्रित आग होगी तो सेवक का काम करेगी, ठीक है, सेवक खाना बनाएगा, आग भी खाना बना के रख देगी। और अनियंत्रित हुई तो फिर विनाश का कारण बनेगी। इसलिए आप अपनी संपूर्ण ज्ञान का उपयोग करते हैं। आग जलाने के बारे में जो आपका ज्ञान है, आग को नियंत्रण में रखने के बारे में जो आपका ज्ञान है, आग का उपयोग करने के बारे में जो आपका ज्ञान है, और उपयोग के बाद आग को विदा कर देने के संबंध में जो आपका ज्ञान है, उस सबका उपयोग आप एक साथ करते हैं। लेकिन इस सबकी जानकारी क्रमानुसार प्राप्त करते हैं, ठीक है। आग का उपयोग कैसे किया जाए, एक निश्चित उम्र आने पर ही बताया जाएगा। आग जलाएं कैसे, वो भी एक निश्चित उम्र में ही बताया जाएगा। नियंत्रण में कैसे रखें, तो जानकारी तो क्रमानुसार होगी, उपयोग एक साथ होगा। तो पक्षकार उपस्थित नहीं है न्यायालय के समक्ष, क्यों नहीं उपस्थित है, क्या परिणाम होंगे, इनकी जानकारी क्रमानुसार होगी, किंतु इनका उपयोग एक साथ होगा जब आप एडवोकेट या लॉ टीचर या लॉ स्टूडेंट या फिर जज की भूमिका में ऐसी दशाओं का सामना करेंगे और उनसे निपटेंगे, तब जानकारी का उपयोग एक साथ होगा। लेकिन जानकारी क्रमानुसार यही हो सकती है। तो जानकारी विभिन्न नियमों में आदेश 9 के जो विभिन्न नियम हैं उनमें इन स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो आदेश 9 नियम 2 कहता है कि सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर आदेश 9 नियम 1 की अपेक्षा के मुताबिक पक्षकार उपस्थित नहीं है, वादी उपस्थित है। पक्षकार उपस्थित नहीं है, वादी उपस्थित है। और दूसरे पक्षकार यानी प्रतिवादी की अनुपस्थिति का जो कारण है वो वादी की ही हीला हवाली है, या तो उसने वाद पत्र की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की, या डाक महसूल नहीं दिया कि प्रतिवादी तक सूचना भेजी जा सकती, या जो कुछ वादी के पार्ट पर किया जाना था प्रतिवादी को बुलाने के लिए, वो वादी ने नहीं किया। तो क्या होगा, तो सूट में भी डिसमिस्ड।
ठीक है, वाद निरस्त भी किया जा सकता है, निरस्त ही किया जाएगा नहीं, निरस्त भी किया जा सकता है। देखा जाएगा कि क्यों वादी ऐसा करने में असफल हुआ है। क्योंकि कानून उत्पीड़न के लिए नहीं बना, कानून उत्पीड़न के लिए नहीं बना है, समस्याओं के समाधान के लिए बना है। ठीक है, हमें दृष्टिकोण पहचानना चाहिए किसी भी काम के पीछे का, क्यों कोई चीज अस्तित्व में है और जिसलिए वो चीज अस्तित्व में है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उस चीज का उपयोग करना चाहिए। बंदूक का उपयोग मारने के लिए नहीं हुआ है, प्रतिरक्षा इसके लिए हुआ है। प्रतिरक्षा मीनिंग देयर बाय जब आप पर कोई आक्रमण करे तब प्रतिरक्षा। ठीक है, इसके लिए नहीं हुआ कि आप दूसरों का उत्पीड़न करें। तो चीजों के निर्माण के पीछे का उद्देश्य यह ध्यान में रखना पड़ेगा। हमने एटॉमिक वीपन बनाया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किया था कि हमारे एटॉमिक वीपन बनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि हम दुनिया को डराना चाहते हैं, हम प्रतिरक्षा चाहते हैं। तुम हमें ना डरा पाओ, फिर कि तुम अगर हमें डराओगे तो फिर डराएंगे हम भी, और हम डराएंगे नहीं बल्कि हम डरेंगे नहीं, ये ज्यादा उद्देश्य है। तो हमें देखना पड़ेगा चीजों के पीछे का उद्देश्य क्या है। कानून के पीछे का उद्देश्य परेशान करना नहीं है, कानून के पीछे का उद्देश्य समस्या का समाधान है। ठीक है, वादी डाक महसूल ये जो चीजें उसे देनी थी प्रतिवादी पर संबंध तामील करने के लिए नहीं थी उसने, लेकिन व्हाट वाज द सर्कमस्टेंस देखी जाएंगी, और अगर पाया जाएगा कि ठीक है नहीं दी जा सकी, कारण थे, तो बात डिसमिस नहीं भी किया जाएगा, लेकिन डिसमिस भी किया जाएगा अगर देखा जाएगा ग्रॉस नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस नहीं ग्रॉस नेग्लिजेंस, उपेक्षा नहीं घोर उपेक्षा। उपेक्षा भी विशेष प्रकार की घोर उपेक्षा है, यह मिसकंडक्ट, जानबूझकर तुम न्यायालय के प्राधिकार की अवमानना इसी को करने पर अड़े हुए, देन यू मे बी पेनलाइज्ड, यू मे बी पेनलाइज्ड, तब आपको दंडित भी किया जा सकता है। अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आदेश 9 नियम 1 नियम 2 दोनों हमने देखे। अब एक और घटना घट सकती है, दोनों अनुपस्थित, न वादी आया न प्रतिवादी आया। आदेश 9 नियम 1 कहता रहे कि पक्षकार उपस्थित होंगे लेकिन दोनों ही नहीं आए, तो न्यायालय ने भांग थोड़ी खाई है कि घर जाके दोनों लोगों को बुलाकर लाएंगे और सुनेंगे जरूर। ठीक है, वैसे मुकदमों का अंबार है, उठा के डिसमिस वादी का दावा, क्योंकि प्रतिवादी को तो कोई नुकसान हो नहीं रहा। प्रतिवादी नहीं आया तो उसका क्या बिगड़ जाएगा, वादी को तो आना चाहिए था। इट इज यू हु इज आस्किंग फॉर ए रेमेडी। आप एक अनुतोष प्रतिवादी के विरुद्ध चाहते थे और आप ही गायब। आप होते तो हम वादी के प्रतिवादी के खिलाफ कार्रवाई करते। क्या कार्रवाई करते वो अग्रिम नियमों में आगे बताया गया कि ये कार्रवाई हम करते, लेकिन आप ही गायब हैं। जिसको जरूरत है अनुतोष की वही गायब है, तो फिर सूट डिसमिस किया जाएगा, और सूट डिसमिस हुआ तो नुकसान आपका है। लेकिन चूंकि हमने कल भी कहा कि यहां सूट डिसमिस तो जरूर होगा, लेकिन फ्रेश सूट आएगा, नया सूट आएगा। और यह कहां लिखा है, आदेश 9 नियम 4 में लिखा है। ठीक है, और चूंकि आदेश 9 नियम 4 अभिव्यक्त रूप से यह लिख रहा है कि आदेश 9 नियम 3 के अंतर्गत वर्णित स्थिति में अगर सिविल वाद निरस्त हुआ है तो नया सिविल वाद आएगा। इसलिए धारा 12 के लागू होने की तो कोई स्थिति ही नहीं, क्योंकि धारा 12 तो कहती थी जब नियमों द्वारा मना किया गया हो कि नया सिविल सूट नहीं आएगा तब नहीं आएगा, या तो उल्टा लिखा हुआ है तब तो आएगा ही आएगा।
अब एक समस्या बचती है रेस जुडिकेटा की, क्योंकि उन्हीं पक्षकारों के बीच उन्हीं वादकारणों पर आदि आदि सारी चीजें, तो इसके उत्तर दो हो सकते हैं। एक आपसे कहा गया था कि अगर दो उपबंध एक ही कानून में पाए जा रहे हैं और परस्पर विरोधी दिख रहे हैं, तो उनका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये किया जाएगा और उनका अर्थान्वयन इस प्रकार होगा कि दोनों उपबंधों को समान महत्व ये प्राप्त हो। इसके साथ साथ अगर एक जनरल प्रोविजन है और एक स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन मीनिंग देयर बाय एक स्पेशल स्थिति को लागू होने के लिए आशयित है वो उपबंध, और एक सामान्य उपबंध है जो सामान्य स्थिति को लागू होने के लिए आशयित है, तो स्पेशल स्थिति उत्पन्न होने पर स्पेशल प्रोविजन लागू होगा, जनरल प्रोविजन नहीं लागू होगा। और एक और बात कि रेस जुडिकेटा कहता है कि निर्णय गुणदोष पर होना चाहिए, ठीक है। मेरा ख्याल है स्पष्टीकरण 3 था जो गुणदोष की बात करता था कि गुणदोष पर निर्णय होना चाहिए। गुणदोष मीनिंग देयर बाय, वादी की बात सही है, प्रतिवादी की बात सही है, इसकी जांच करने के पश्चात अर्थात वादी को साक्ष्य द्वारा अपनी बात साबित करने का पूरा अवसर है और प्रतिवादी को अपनी बात साक्ष्य द्वारा साबित करने का पूरा अवसर देने के बाद दोनों के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन करने के उपरांत जब एक की बात सही पाई जाएगी तब यह कहा जाएगा यह निर्णय गुण दोष के आधार पर है। एक के साक्ष्य के दोष और दूसरे के साक्ष्य के गुण, इन पर आधारित है निर्णय, और ऐसा निर्णय रेस जुडिकेटा के रूप में काम करता है। यहां पहली चीज अभिव्यक्त रूप से लिखा हुआ है कि नया सूट आएगा, तो अगर धारा 12 लागू होगी तो आदेश 9 नियम 4 क्यों नहीं लागू होगा? इसका कोई कारण नहीं। जहां से धारा 12 आई वहीं से आदेश 4 आया, आदेश 9 नियम 4 आया। दूसरा, धारा 12 जनरल प्रोविजन है, आदेश 9 नियम 4 स्पेशल प्रोविजन है। तीसरा, रेस जुडिकेटा गुणदोष पर लागू होता है, यहां गुणदोष पर निर्णय नहीं है, प्रतिवादी और वादी दोनों है ही नहीं, इसलिए नया सिविल सूट आने में कोई परेशानी नहीं है। आपको यह बात इतने विस्तार से इसलिए बताई है कि यह खूब पूछा जाता है कि आदेश 9 नियम 3 की दशा है या वादी और प्रतिवादी दोनों अनुपस्थित है, क्या होगा? क्या वादी नया सिविल सूट ला सकता है? और यह भी पूछा जाता है कि क्या नया सिविल सूट भी ला सकता है और इसे जो उसका वाद निरस्त हो गया है इसे पुनर्स्थापित यह भी करवा सकता है, ठीक है? क्या दोनों कर सकता है? क्या दोनों में से एक कर सकता है? और यह भी पूछते हैं कि जो भी वो करेगा वो आदेश 9 नियम 3 में करेगा या आदेश 9 नियम 4 में करेगा, ये भी पूछते हैं। और जो निरस्त होगा वो आदेश 9 नियम 3 में होगा या नियम 4 में होगा। और तब आती हुई चीजें गलत होती हैं और नंबर एक का महत्व है, एक नंबर का महत्व है। अब ये कहने की जरूरत नहीं, आप लोग देख चुके हैं कि एक नंबर से, एक तो छोड़ो, 1/4 नंबर से बाहर है, ठीक है? इसलिए ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एक नंबर महत्व का है। ये तो अब प्रायोगिक तौर पर आपके सामने सिद्ध हो चुका है। हालांकि बहुत सारी बातें आपके सामने प्रायोगिक तौर पर सिद्ध हुई हैं, लेकिन आपने सिद्ध बातों से अब तक कोई सबक लिया है ऐसा दिखता नहीं, लेकिन फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है? क्या कहता है आदेश 9 नियम 3? देखें, कहता जहां दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता वहां वाद का खारिज किया जाना। कहता है जहां वाद
की सुनवाई के लिए पुकार होने पर दोनों में से कोई भी पक्षकार उपसंजात नहीं होता है, वहां न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वाद खारिज कर दिया जाए। यहां भी मामला परमिसिव है, भाषा आज्ञापक नहीं हुई, वहां न्यायालय वाद खारिज कर सकेगा, मीनिंग देयर बाय खारिज नहीं भी कर सकेगा। दिख रहा है कि भयंकर पानी बरस रहा है। अरे भाई, दोनों पक्षकार, आदमी अपना घर संभालेगा पहले ये मुकदमे लड़ेगा। नो डाउट मुकदमा लड़ना भी जरूरी है, उसमें भी महत्वपूर्ण अधिकार लिटिगेटेड है, लेकिन फिर भी जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई अपरेंट रीजन दिख रहा है न्यायालय को, ड्यू टू विच एब्सेंस ऑफ बोथ पार्टीज में बी, तो बात का निरस्त किया जाना तो मूर्खतापूर्ण होगा। और कम से कम मूर्खता को अधिकृत तौर पर किए जाने के लिए तो कानून नहीं बन सकता। मूर्खता के निवारण के लिए कानून बनता है, मूर्खता को आधिकारिक तौर पर करने के लिए तो कानून भाई नहीं बनता। दैट इज वाई एक डिस्क्रिप्शन, एक विवेक न्यायालय में नियुक्त किया गया कि ठीक है, कोई अपरेंट रीजन नहीं दिखाई देता, कोई बात भी नहीं दिखाई देती, बट बोथ पार्टीज आर एब्सेंट ऑन द डे फिक्स फॉर हियरिंग, देन द सूट मे बी डिसमिस्ड and may not be dismissed. But if the court has taken the decision that I will dismiss the suit, then what remedies are available to the plaintiff? Okay? The remedies which are available to the plaintiff are narrated under Order 9, Rule 4. And if the court will not dismiss the suit, then there is no question of any remedy. The suit will proceed. ठीक है, in that manner which is prescribed in CPC. ठीक है, तब तो कोई समस्या ही नहीं। तो रेमेडी क्या होगी, यह कहता है आदेश 9 नियम 4, कहता है जहां वाद नियम 2 या नियम 3 के अधीन खारिज कर दिया जाता है, या तो नियम 2 के अधीन, यानी वादी ने, द प्लेंटिफ हैज नॉट टेकन द स्टेप्स, ठीक है, विच वर नेसेसरी टू कॉल द डिफेंडेंट ऑन दैट डे विच वॉज फिक्स्ड फॉर हियरिंग बाय द कोर्ट। ठीक है, अगर उसमें भी निरस्त हुआ तो, या 3 बोथ पार्टीज आर एब्सेंट, इसमें निरस्त हुआ तो कहता है जहां वाद नियम 2 या नियम 3 के अधीन खारिज कर दिया जाता है, वहां वाद नया वाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए, और यह भी पूछ दिया जाता है कि नियम 2 में निरस्त हो गया, नियम 3 में निरस्त हो गया, और तब तक टाइम बार्ड हो गया, क्या अब नया सूट ला सकते? अब नहीं ला सकते, क्योंकि सिविल में सूट के लिए, मुकदमे के लिए लिमिटेशन को कंडोन करने का कोई उपबंध नहीं है लिमिटेशन एक्ट में। अब नहीं कुछ हो सकता। आपको गलती करने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। अब आप अपना किया भुगतो, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हां, लिमिटेशन बची हुई है, ठीक है, लिमिटेशन है, नो डाउट। लिमिटेशन 3 साल थी, आपने 1 महीने बाद मुकदमा फाइल कर दिया, 2 महीने की डेट लगी, 2 महीने बाद पता यह लगा कि स्टेप्स आपने लिया ही नहीं, नियम 2 में खारिज हो गया, या आप आए ही नहीं, दोनों लोग तो खारिज हो गया। तो लिमिटेशन में से कितने महीने बीत गए? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अधिकतम। अभी लिमिटेशन तो बची हुई है, ठीक है, अभी लिमिटेशन तो 3 साल है, 4 महीने निकाल दो, जितना हो गया, तो बाकी तो बचा ही है। जब बाकी बचा है तो यू मे इंस्टीट्यूट द सूट। तो वो कह रहा है वहां वादी नया वाद परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए ला सकेगा, या वह उस खारिजी को अपास्त कराने
के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। ठीक है, दोनों रेमेडीज अवेलेबल हैं प्लेंटिफ को। ठीक है, वो चाहे तो जो खारिज किया गया है उसका बाद नियम 2 या नियम 3 के अधीन उसी को रिस्टोर करा ले, और यहां लिमिटेशन बार नहीं करेगी, यहां लिमिटेशन बार नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप 2 साल बाद भी आए या जितना लिमिटेशन में समय बचा था उसके बाद आए और आपने अपास करने के लिए आवेदन दिया, और आपका जो अपास कराने का आवेदन है वो जिन आधारों पर आधारित है उन आधारों की विद्यमानता के संबंध में आप न्यायालय को संतुष्ट कर देते हैं कि वे आधार विद्यमान थे, और न सिर्फ वे आधार विद्यमान थे बल्कि वे आधार वाकई ऐसे कि न्यायालय तो छोड़ो, कोई भी सामान्य बुद्धि का मनुष्य हो वो ये स्वीकार करेगा कि अगर ऐसी बात हो तो वाकई कोई भी न्यायालय में नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा, खारिजी का जो आदेश था वो अपास्त हो जाएगा। ठीक है, वो अपास्त हो जाएगा और आप वाद की सुनवाई करवा सकेंगे, और इसमें लिमिटेशन कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। लेकिन अगर आप नया सूट दायर करने का मन बनाते हैं तो यू में फाइल, लेकिन अब लिमिटेशन का सवाल उठेगा। अब आप कहेंगे तो फिर बेवकूफी, नया सूट फाइल करने की करेगा कौन? भाई अपास कराने के लिए आवेदन दो ना। लेकिन अगर आपने अपास कराने के लिए आवेदन दिया तो आगे क्या कहता है, अपास कराने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा, और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि यथास्थिति नियम 2 में निर्दिष्ट असफलता के लिए या उसकी अपनी अनुत्पन्न जाति के लिए पर्याप्त हेतु था, तो न्यायालय खारिजी को अपास करने के लिए आदेश देगा और बाद में आगे कार्रवाई करने के लिए दिन नियत करेगा। ये दिक्कत है ना, यू मस्ट हैव द सफिशिएंट रीजन। ठीक है, व्हाई यू वर एब्सेंट एट दैट डे व्हिच वाज फिक्स्ड बाय द कोर्ट फॉर योर अपीयरेंस एंड हियरिंग ऑफ द सूट। व्हाई? You must show the sufficient reason. And if you are not able to show the reason, then ठीक है, कोर्ट खारिजी का आदेश अपास करने का कोई आदेश पारित नहीं करेगा। चारा क्या है आपके पास? You may file a new civil suit, a fresh civil suit, but there is a hindrance of the limitation. ठीक है, वहां परिसीमा की समस्या पैदा हो गई। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि परिसीमा की समस्या नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन की कोई समस्या नहीं, लिमिटेशन बची हुई है, और आप आए, आपका सूट नियम 2 या नियम 3 में निरस्त हो गया। तो एक वकील के लिए यही एप्रोप्रिएट है कि उसी को अपास करा ले। ठीक है, आपके पास गुड सफिशिएंट रीजन भी है तो सबसे अच्छा है पास करा लो, क्योंकि कम से कम खर्चा ही बचेगा। अरे भाई, खर्चा तो बचेगा, समय तो बचेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अरे तुमने सूट दायर किया तो यार तुमने नासा ही कर दिया है। एक वाद कारण के 75 आधार तुम्हें उपलब्ध थे और तुम सिर्फ 2 लिखे बैठे हो, 73 छोड़ दिया, जबकि सारे लिख सकते थे आप, और ये 2 तुम साबित न कर पाए, बाकी 73 तुमने छोड़ दिया। नया सिविल सूट आएगा ही नहीं, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्योंकि लिमिटेशन है मेरे पास, लिमिटेशन की कोई समस्या नहीं। अरे भाई, पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे, इसके लिए हम आपका नुकसान थोड़ी कर देंगे। तो हम कहें कुछ नहीं, नया सिविल सूट फाइल करो और 75 के 75 ग्राउंड लो। ठीक है, तो एक वकील की भूमिका यही होती है। 2 रेमेडीज हमें अवेलेबल है। व्हाट रेमेडी इज एप्रोप्रिएट फॉर मी, ठीक है ना, उसका चुनाव, और वो उसके आधार पर
अपने मुवक्किल को अनुतोष दिलाना, ये वकील का काम है। अब वो कह रहा है इफ यू आर एबल टू शो द सफिशिएंट कॉज, तो पर्याप्त कारण, ये क्या माना जाए, क्योंकि पर्याप्त कारण क्या है ये तो लिखा नहीं उसमें। ठीक है, यही वो स्थितियां होती हैं जहां पर न्यायालय का न्याय निर्णय होता है, और न्यायालय जिस बात को पर्याप्त मानेगा, ठीक है, वो कोई, हमने आपको कई बार कहा कि जहां भी ये लिखा होता है कि न्यायालय यदि पर्याप्त माने तो ऐसा हो पाएगा, तो न्यायालय कब पर्याप्त मानेगा, ये सवाल उठता है। तो हमने आपको हमेशा कहा कि एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य, एक साधारण बुद्धि का मनुष्य जिन स्थितियों को प्रदर्शित किए जाने पर उस बात को मान ले जिस बात को पक्षकार कह रहा है और जिसके बारे में पक्षकार साक्ष्य दे रहा है, ठीक है, तो न्यायालय भी उतने साक्ष्य के दिए जाने पर और उन स्थितियों के प्रदर्शित किए जाने पर उस बात को मान लेगा जिस बात को एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य मानता है। जीनियस नहीं, जीनियस नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जीनियस नहीं है, सामान्य बुद्धि का मनुष्य। तो अगर आप कोई ऐसा कारण प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य आपके द्वारा दर्शित कारण से इस प्रकार प्रभावित होता है कि अगर यह बात है तो वाकई कोई भी न्यायालय में नहीं आ पाएगा, तो न्यायालय भी मानेगा। और यह भी अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की है कि चूंकि प्रक्रिया समुचित न्याय निर्णय के लिए बनाई गई है, तो वादी की छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए, जब तक कि घोर उपेक्षा, ग्रॉस नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट वादी के पार्ट पर न दिखाई दे, तब तक उसके द्वारा प्रदर्शित चीज को मान लेना चाहिए, क्योंकि उसका महत्वपूर्ण अधिकार, अगर कोई मूर्ख है तो हमें भी मूर्ख नहीं हो जाना चाहिए जब तक कि उसकी मूर्खता इस हद तक न बढ़ जाए कि वो बदतमीजी की श्रेणी में आ जाए। ठीक है, यही कंटेम्प्ट में मापदंड होता है, कि कंटेम्प्ट में मापदंड यही होता है कि जब तक आपकी बदतमीजी इस लेवल पर ना पहुंच जाए कि नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है ना, फिर तो अगर आपको दंड नहीं मिला तब तो फिर आपकी हिम्मत बढ़ेगी, फिर तो आप बदतमीजी रोज करेंगे, तब तो मिलना ही चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे कई जुडिशियल अफसर होते हैं वो बड़े काइंड हार्टेड होते हैं और कई होते हैं बड़े सख्त होते हैं, दोनों नहीं होना चाहिए। आप बहुत काइंड हार्टेड होंगे तो भी नुकसान होगा सोसाइटी का, और बहुत आप जो है सख्त होंगे तो भी नुकसान होगा। इसीलिए हमारे यहां हमेशा एक संतुलन की बात हुई, हमारे किसी अति की बात नहीं हुई। देखिए, दो शब्द आते हैं, आसक्त, विरक्त, और एक शब्द आता है अनासक्त। तो सबसे अच्छी स्थिति अनासक्त होने की है, न आसक्त होने की है, न विरक्त होने की है। आसक्त का मतलब है आप एक चीज की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और विरक्त का मतलब है आप उस चीज से भाग रहे हैं। लेकिन वो चीज आप दोनों के ज़हन में बनी हुई है, एक भाग रहा है, ठीक है, उस चीज को पाने के लिए, ठीक है, वो आसक्त है। एक भाग रहा है उस चीज से दूर जाने के लिए, लेकिन चीज दोनों के दिमाग में है। अनासक्त, उसके लिए चीज सिर्फ है, और इसीलिए अनासक्त को ही ज्ञानी का है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी ओर भाग रहा है, ठीक है, वो उस चीज को अच्छी मान रहा है, अभी तो उसकी ओर भाग रहा है। जबकि उसी चीज को बुरा मानने वाले लोग दुनिया में हैं, उसी चीज को जो खराब मानते हैं वो लोग भी दुनिया में हैं।
और वो इसी के समान बुद्धिमान प्रतिभाशाली ये भी है। तो अच्छाई इस चीज में नहीं है, इसकी निगाह में है। यही स्थिति बुराई की है। जो भाग रहा है उस चीज से, वो उसे बुरा मान रहा है, और जबकि उस चीज को अच्छा मानने वाले लोग भी दुनिया में। इसका मतलब बुराई उस चीज में नहीं है, इसकी निगाह में है। सही स्थिति क्या है? सही स्थिति यह है, चीज है, बस बात खत्म है, इसीलिए अनासक्त ज्ञानी है। ठीक है, तीसरी स्थिति है अनासक्त की। और व्यक्ति जब अनासक्त होगा तभी वो ठीक निर्णय कर सकता है। भाई जनक कहीं भाग थोड़ी गए, ठीक है, जनक वही है। राम कहीं भागे तो नहीं, राजा बने। कृष्ण कहीं भागे तो नहीं, ठीक है। ये अनासक्त लोग हैं। चीजें हैं तो ठीक, नहीं है तो ठीक है, बस चीजें नहीं, इनमें सुख इनमें नहीं है, सुख तो मेरे भीतर है। ठीक है, वे उस चीज में आसक्त नहीं है, वो ये नहीं मान रहे हैं कि इसमें सुख है, न वो ये मान रहे इसमें दुख है, कुछ भी नहीं है, ये बस है, इतना ही। तो आसक्त आपको दिखाई देता है, विरक्त आपको दिखाई देता है, अनासक्त दिखाई नहीं देता है। अनासक्त चूंकि होता है, ठीक है, वो अपने में होता है ना, इसीलिए कहा कि सरस्वती हमेशा अदृश्य होगी। ठीक है ना, जो कहा ना कि प्रयागराज में सब संगम हो रहा है, गंगा यमुना सरस्वती का, सरस्वती दिखाई नहीं देती, वो सिंबॉलिक है। सरस्वती कभी दिखाई दे भी नहीं सकती, ज्ञान कभी नहीं दिखाई देगा। तो ये अनासक्ति की दशा है। तो जुडिशियल अफसर कैसा होना चाहिए? न बहुत कठोर, न बहुत, ठीक है, लिबरल, दोनों नहीं होना चाहिए, न उदार न कठोर। उसे स्थितियों को देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी बदतमीजी इस हद तक है कि उसे ग्रॉस नेग्लिजेंस या मिसकंडक्ट कहा जा सकता है, देन क्या होना चाहिए? सूट डिसमिस होना चाहिए, या खारिजी के अपास किए जाने का कोई आदेश न्यायालय को नहीं देना चाहिए, अदरवाइज देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए न्यायालय पर चीजें छोड़ी जाती हैं, और ये माना जाता है कि प्रिज्यूम किया जाता है कि न्यायालय सब कुछ ठीक करेगा। करे न करे वो दूसरी बात है। ठीक है, तो आदेश 9 नियम 4, फिर कहता आदेश 9 नियम 5। अब एक चीज, एक घटना और भी घट सकती है। वो घटना ये है कि वादी ने सब कुछ किया, द प्लेंटिफ हैज टेकन ऑल द स्टेप्स फॉर द सर्विस ऑफ समवन ओवर द डिफेंडेंट। ठीक है, ही हैज मेड his best efforts, ठीक है, to serve the someone over the defendant, but तुम लाख प्रयास करो, ठीक है, फिर भी काम नहीं होता। अरे भाई, सब कुछ तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर थोड़ा ही है। तुम लाख करो प्रयास, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यह घटना भी घट सकती है कि प्लेंटिफ ने सब कुछ किया, उसके बाद भी प्रतिवादी इस पर संबंध की तामील हो ही नहीं सकती। आदेश 9 नियम 2 बता रहा है उसने स्टेप्स लिए ही नहीं। आदेश 9 नियम 2 कहता है स्टेप्स लिए ही नहीं, इसलिए प्रतिवादी, यानी 2 और 4 अपोजिट स्थितियों की बात कर रहे हैं। 4 में उसने सारे, सॉरी 4 कह रहे हैं, 2 और 5, ठीक है, 4 तो 3 का, 3 और 4 एक साथ, और 2 और 5 एक साथ, और एक स्वतंत्र। ठीक है, तो एक स्थिति का वर्णन कर रहा है कि he has not taken any step और he has not taken those steps, ठीक है, जो कि जरूरी थे प्रतिवादी को बुलाने के लिए। उसने कुछ तो किया लेकिन कुछ नहीं किया।
और 5 कहता है उसने सब कुछ किया, वादी ने सब कुछ किया उसे बुलाने के, फिर भी प्रतिवादी नहीं आया। ठीक है, तो नहीं आया तो वही बात है कि हमारे यहां जैसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि फलाने ये तो फोन करो अपने कोर्ट में और पूछो ये क्यों नहीं हुआ। अब मानिए हम काम में व्यस्त हो गए, घंटे बाद हमने पूछा हाँ भाई क्या बताया उन्होंने, बोले सर उनका फोन बंद था। अब इतना क्रोध चढ़ाता है जिसका कोई सामने, फोन बंद था तो तुम, इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने ये कहा कि उनसे पूछो तो इसका मतलब एक बार फोन करके तुम बैठ जाओगे भाई? until and unless you have made your best efforts, आप 10 बार करते, 15 बार करते और फिर भी ना उठता, तब आप हमें ये उत्तर देने के लिए एलिजिबल थे कि उनका फोन नहीं उठा। आप एक बार फोन करने के बाद हमें 2 घंटे बाद बता रहे हैं उनका फोन ही नहीं उठा, इसका मतलब आप बेवकूफ बना रहे हैं या आप अकर्मण्य हैं। और सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, ठीक है, कि बस काम कर दो, कोई ये ना कह पाए काम नहीं किया। करो कुछ मत, काम इस प्रकार करो कि कोई ये भी ना कह पाए कि काम नहीं किया, और काम हो भी नहीं, क्योंकि काम हो ही गया तो फिर रिश्वत कैसे मिलेगी? जब नहीं होगा तभी तो मिलेगी। खूब समझ रहे, ना होने लायक काम की कोई रिश्वत नहीं लेता। दुनिया में रिश्वत लेकर वो काम होता ही नहीं जो कानूनन नहीं होना चाहिए, उसी काम की रिश्वत पड़ती है जो कानूनन होना चाहिए। क्योंकि कानूनन जो नहीं होना चाहिए उसकी रिश्वत लेकर कोई अपनी नौकरी नहीं दे देगा। तुम्हारे द्वारा दी गई रिश्वत हमेशा उसके काम नहीं आएगी। और नौकरी वो मुर्गी है जहां से वो रिश्वत नाम का सोने का अंडा वो रोज निकालता है, उसका पेट नहीं फाड़ देगा वो। ऐसा गैर कानूनी काम करके खुद जेल चला जाए और नौकरी भी जाए। वो सिर्फ उसी काम की रिश्वत तुमसे लेगा जो कानूनन होना चाहिए, तो फिर कानूनन जो होना चाहिए उसकी रिश्वत तुम दोगे क्यों? इसीलिए दोगे क्योंकि वो तब तक करेगा ही नहीं जब तक कि रिश्वत न मिल जाए। अब तुम तंग होके दोगे ही दोगे। अच्छा, तब तक न करे तो भी एक्सप्लेनेशन काल हो जाएगा कि आपने किया क्यों नहीं। तो फिर तरीका एक ही बचा कि करो लेकिन हो ना, करते रोज रहो, वो कतई मत। ऐसे करो कि कभी ना हो। उसका तरीका यही है कि का फोन करो, उन्हें फट से मिला दिया और 2 घंटे बाद बता दिया कि वो तो मिला ही नहीं। अब 2 घंटे बाद आप कहिए, फिर आप खुद ही अत जाएंगे थोड़ी देर में। तो यही तरीका काम आता है। लेकिन कानून आपकी सारी स्मार्टनेस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कई बार वादी इस चक्कर में रहता है कि मुकदमे की सुनवाई पेंडिंग रहे, मुकदमा दायर तो हो गया, सुनवाई ना हो, ताकि जैसे पुलिस आ रही है उन्होंने कहा साहब अरे इस पर मुकदमा चल रहा। आप देखते हैं कि नेता या कोई भी होते हैं वो टिप्पणी करने से बचते हैं, वो कहते हैं कि मामला सब जुडिस है, मामला न्यायालय में विचाराधीन, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपने मुकदमा दायर कर दिया, आपको खूब मालूम मुकदमा हम हार जाएंगे बाद में, क्योंकि मेरा कोई हक ही नहीं है, प्रतिवादी ही ठीक है। अब जो प्रतिवादी ठीक है और प्रतिवादी आ गया उसको सारी बातें बता दी तो मुकदमा साल भर में फैसला हो जाएगा, तुम भगा दिए जाओगे। तो तुम ये चाहते हो कि मुकदमा दायर भी रहे और चले भी नहीं। ठीक है, तुमने सारे स्टेप्स भी लिए और पोस्टमैन को भी मैनेज कर लिया, उतना कुछ किए ही नहीं। ठीक है, तो अब आदेश 9 नियम 2 की स्थिति में तो आप आए नहीं, आपने तो सारे स्टेप लिए, लेकिन सम्मन सर्व फिर भी नहीं हुआ डिफेंडेंट पे। ठीक है, तो अब आदेश 9 नियम 5 की स्थिति आएगी। न्याय जो कानून है वो कहता है कि अगर सम्मन सर्व नहीं हुआ किसी प्रतिवादी पर, और अगर एक से अधिक प्रतिवादी, तो मानिए कुछ प्रतिवादियों पर सम्मन सर्व नहीं हुआ, तो आप सुनवाई के लिए नियत दिनांक से 7 दिन के भीतर, ठीक है, 7 दिन के भीतर दोबारा सम्मन भेजा जाए,
इसके लिए न्यायालय से आवेदन करेंगे। और अगर आपने 7 दिन के भीतर न्यायालय से आवेदन नहीं किया तो आपकी स्थिति फिर वही होनी, सूट डिसमिस। ठीक है, फिर यही होगा 7 दिन के। हाँ, ये ठीक है कि मानिए कोई कारण बन गया, 7 दिन में आप नहीं कर पाए, तो आप समय बढ़ाने के लिए न्यायालय से आवेदन करें। और न्यायालय यदि समय बढ़ा देता है तो बढ़े हुए समय के भीतर करें। ठीक है, अन्यथा आपका सूट फिर डिसमिस होगा। तो आपकी हर चालाकी का उत्तर यहां है। और आदेश 9 नियम 5 में निर्धारित 7 दिन की अवधि एतदेश में कई बार पूछते हैं कि अगर सम्मन सर्व नहीं हुआ तो व्हाट टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड टू अप्लाई फॉर फ्रेश सम्मन्स। तो कहता है जहां वादी सम्मन तामील के बिना लौटने के पश्चात 7 दिन तक नए सम्मन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां वाद का खारिज किया जाना। वीरेंद्र भाई, मैक्सिमम लिमिट ठीक है कितनी है? 7 दिन। काहे के लिए? फ्रेश सम्मन इसके लिए अप्लाई करने के लिए। कब? जबकि सम्मन तामील के बिना वापस आया है। ठीक है ना? तो कहता है जहां सम्मन प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों में से एक के नाम निकाले जाने और तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से 7 दिन की अवधि तक जिसकी न्यायालय को उस अधिकारी ने विवरणी दी है, जो तामील करने वाले अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली विवरणियों को न्यायालय को मामूली तौर से प्रमाणित करता है, वादी न्यायालय से नए सम्मन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध खारिज कर दिया जाए। किंतु वादी ने न्यायालय का यह समाधान उक्त अवधि के भीतर कर दिया है कि जिस प्रतिवादी पर तामील नहीं हुई उसके निवास स्थान का पता चलाने में वह अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के पश्चात असफल रहा है, अथवा ऐसा प्रतिवादी आदेशिका की तामील होने देने से अपने को बचा रहा है, अथवा समय को बढ़ाने के लिए कोई अन्य पर्याप्त कारण है, तो ऐसा आवेदन करने के लिए सम्मन को न्यायालय इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जितनी वह ठीक समझे। अगर एक ही प्रतिवादी है और सम्मन बिना तामील के लौटाया, एक से अधिक प्रतिवादी है और सम्मन बिना तामील के लौटाया, और बिना तामील सम्मन न्यायालय के उस अधिकारी ने उस विवरणी के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जिसका काम ऐसी विवरणियों के सहित बिना तामील के सम्मनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, तो न्यायालय ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध ठीक है पूरा वाद डिसमिस नहीं करेगा, क्योंकि कुछ के विरुद्ध सम्मन तामील हो गया, कुछ के विरुद्ध नहीं हुआ। ठीक है, और 7 दिन के भीतर आपने नया सम्मन अप्लाई नहीं किया। अगर सभी के खिलाफ आप यही स्थिति तो पूरा डिसमिस हो जाएगा। और अगर कुछ के खिलाफ तामील हो गया और कुछ के खिलाफ तामील नहीं हुआ और 7 दिन में आपने फिर सम्मन अप्लाई नहीं किया, तो ऐसे प्रतिवादियों के विरुद्ध न्यायालय आपका वाद डिसमिस कर देगा। ऐसे प्रतिवादियों के विरुद्ध, शेष के विरुद्ध चलता रहेगा, ऐसे प्रतिवादियों के विरुद्ध डिसमिस हो जाएगा। या फिर आप न्यायालय से समय बढ़ाने के लिए आवेदन करो और कारण दर्शित करो। कारण कौन कौन से हो सकते हैं? आप ये कहो कि भाई हमने इनका एड्रेस जानने के सर्वोत्तम प्रयास किए थे, एड्रेस ही नहीं पता लगा, इसलिए तामील नहीं हो पाया। ठीक है, या दूसरा, हमने पता ठीक डाला लेकिन इनमें छुपा लिया अपने को, इसलिए सम्मन तामील नहीं हो पाया। या कोई अन्य पर्याप्त कारण, अन्य पर्याप्त कारण वही ऐसा कोई कारण प्रदर्शित करो कि एक सामान्य व्यक्ति को भी यह लगने लगे कि भाई नहीं हो पाया होगा। ठीक है, आप रजिस्टर पोस्ट दिखा रहे हो कि हमने देखो तो आप भेजा, अब नहीं हुआ, डाक विभाग की लापरवाही, क्या करें। ठीक है, तो आप जो है 7 दिन के बाद भी सम्मन की तामील के लिए समय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है, और अगर आवेदन आप करते तो ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, ठीक है, तो ऐसा आवेदन करने के लिए समय को न्यायालय इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जितनी वह ठीक समझे। तो आप 7 दिन के भीतर आपने आवेदन नहीं किया था, आपने समय बता दिया कि आप इसलिए नहीं कर पाए, तो न्यायालय आवेदन करने के लिए समय बढ़ा देगा और आप आवेदन करिए और नया भेज दीजिए।
कहता है ऐसी दशा में वादी परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए नया वाद ला सकेगा। ठीक है, तो अगर आपका वाद निरस्त हो गया उस प्रतिवादी के विरुद्ध, ठीक है, और आप सफिशिएंट कारण दर्शित नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप नया वाद भी ला सकते हैं उस प्रतिवादी के विरुद्ध। ठीक है, लेकिन परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए, और अगर आपने पास करने के लिए, ठीक है, सफिशिएंट कारण दर्शित कर लिया तो कोई बात ही नहीं। रेमेडी दोनों है, आप ही के हाथ में है, चाहे जो कुछ कर लीजिए। ठीक है ना। तो आदेश 9 नियम 1, आदेश 9 नियम 2 आपने स्टेप्स नहीं लिए, आदेश 9 नियम 3 दोनों अनुपस्थित, परिणाम 4 में, आदेश 9 नियम 5 जबकि स्टेप्स आपने लिए लेकिन 7 दिन में तामील नहीं। ठीक है, अब आदेश 9 नियम 6, प्रतिवादी गायब है, जहां केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया। अब एक अन्य घटना, आदेश 9 नियम 3 एक घटना थी, दोनों अनुपस्थित थे। अब आदेश 9 नियम 6 एक अन्य घटना घट रही है कि एक उपस्थित है, और 9(1) का निर्देश क्या, दोनों उपस्थित हैं। 9(2) अलग बात कर रहा है, 9(4) अलग बात कर रहा है। वो 3 और 4 एक साथ पढ़ेंगे आप, 2 और 5 एक साथ पढ़ लेंगे, तो कितना आसान है याद करना। 9(1) सामान्य बात कर रहा, 9(2) और 9(5) एक साथ पढ़ लेंगे आप, 3 और 4 एक साथ पढ़ लेंगे, 6 वादी उपस्थित हो रहा, प्रतिवादी गायब है। अब प्रक्रिया क्या रहेगी, कहता है जहां वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात होता है और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होता, वहां क्या क्या हो सकता है, जब संबंध की तामील सम्यक रूप से की गई है, ठीक है, जैसे की जानी चाहिए वैसे की गई है, और फिर भी उपस्थित नहीं, ठीक है, फिर भी उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि संबंध की तामील सम्यक रूप से की गई थी तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि वाद की एक पक्षीय सुनवाई की जाए। कर सकेगा, करेगा ये नहीं है, कर सकेगा। और ये कौन सी है, फर्स्ट हियरिंग। यहां पर पहली बार न्यायालय के समक्ष आ रहा है मामला। आदेश 9 नियम 6 में जो स्थिति दी गई वो कौन सी है, पहली बार। ये भी हो सकता है कि वादी उपस्थित हो गया, चलता रहा और फिर गायब हो गया, तब डिफरेंट स्थिति है, तब डिफरेंट स्थिति है। और यहां स्थिति क्या है, यहां पहली बार न्यायालय के समक्ष स्थिति आई है, प्रतिवादी आया ही नहीं और संबंध की तामील सम्यक रूप से उस पर की गई है, यह साबित हुआ है। तो आदेश 9 नियम 6 प्रथम सुनवाई की बात कर रहा है, बाद में जब गायब होगा तब अलग बात है। यह प्रथम सुनवाई की बात कहता है, यदि यह साबित कर दिया जाता है कि संबंध की तामील सम्यक रूप से की गई थी तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि बात की एक पक्षीय सुनवाई की जाए। और अगर किसी कारण से न्यायालय को यह लगता है कि संबंध की तामील सम्यक रूप से की गई लेकिन धूप बहुत है, ठीक है, और ऐसे में डॉक्टरों की सलाह यह एक हीट वेव, हीट स्ट्रोक हो सकता है, लोगों को घरों में रहना चाहिए और प्रतिवादी को 200 किलोमीटर दूर से आना है, नहीं आ पाया होगा, संबंध की तामील सम्यक रूप से है तो काहे एक पक्षी का सुनवाई हो, ठीक है। लेकिन अब अगली डेट लगेगी, उसकी जानकारी प्रतिवादी को नहीं होगी, तो पुनः उसे संबंध भेजा जाए, यह आदेश करेगा, ठीक है ना, पुनः, क्योंकि उस दिन तो आया ही नहीं, अब अगली डेट जो लगेगी फिर उसे बताना पड़ेगा, तो पुनः संबंध का भी आदेश हो सकता है। वहां अक्सर 99% यही होता है, फिर क्योंकि वही बात कि प्रक्रिया किसी के विरुद्ध इस प्रकार तभी लागू की जानी चाहिए कि उसे नुकसान हो, जबकि दिखाई ये दे कि सामने वाला बदतमीजी पर उतरा हुआ है, ग्रास नेग्लिजेंस है या मिसकंडक्ट है, उससे पहले प्रक्रिया का उपयोग इस प्रकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा वहां फ्रेश संबंध का ही आदेश करते हैं। 25 साल में हमने तो देखा नहीं कि पहली सुनवाई पर एक्स पार्टी कर देते हो, भले ही संबंध की तामील सम्यक रूप, हाँ 3-4 बार संबंध की तामील सम्यक रूप से होकर आ गई और फिर भी नहीं आ रहा है, तब करते हैं एक्स पार्टी, ठीक है, तब करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं जब संबंध की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई, अब जब सम्यक रूप से ही नहीं की गई, सम्यक रूप से नहीं की गई मीनिंग देयर भाई, कल संबंध की तामील साबित करने के लिए
जो एक्नॉलेजमेंट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, यह सम्मन की जो दूसरी प्रति, रसीद साइन करके देगा ना, जो दूसरी प्रति प्रस्तुत की गई उस पर डेट लिखिए कल की, और आज डेट लगी हुई है, कैसे आ जाएगा वो साक्षी और वो दस्तावेज और सब ले लिवा के कैसे आ जाएगा? ठीक है, की गई इस सम्मन की तामील लेकिन सम्यक रूप से नहीं की गई। ठीक है, तो यदि यह साबित नहीं होता कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से की गई थी तो न्यायालय आदेश देगा, यहां देगा कि दूसरा सम्मन निकाला जाए, उसकी तामील प्रतिवादी पर की जाए। ठीक है, और जब सम्मन की तामील तो हुई है किंतु सम्यक समय में नहीं हुई, यानी जो अभी स्थिति हमने बताई थी उसमें नहीं हुई। ठीक है, यदि यह साबित हो जाता है कि सम्मन की तामील तो प्रतिवादी पर हुई थी किंतु ऐसे समय पर नहीं हुई थी कि सम्मन में नियत दिन को उपसंजात होने और उत्तर देने को समर्थ करने के लिए उसे पर्याप्त समय मिल जाता। ठीक है, तो न्यायालय बाद की सुनवाई को न्यायालय द्वारा नियत किए जाने वाले किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए मुलतवी करेगा और निर्देश देगा कि ऐसे दिन की सूचना प्रतिवादी को दी जाए। ठीक है, क्योंकि आपने इतने समय पूर्व उस पर पैरवी नहीं की प्रतिवादी पर कि वो सम्यक प्रकार से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो पाता, तो फिर न्यायालय क्या करेगा? दोबारा सम्मन उसे भेजा जाए और भविष्यवर्ती दिन जो सुनवाई के लिए नियत कर रहा है उसकी सूचना उसे मिले तो सम्मन के माध्यम से यह आदेश करेगा। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है जहां सम्मन की सम्यक रूप से तामील या पर्याप्त समय के भीतर तामील वादी के प्रतिक्रम के कारण नहीं हुई है, वहां न्यायालय वादी को आदेश देगा कि मुलतवी होने के कारण होने वाले खर्चों को वह दे, यानी वादी पर कास्ट भी लगाई जा सकती है। आपने दिए ही सम्मन और वाद पत्र की प्रतियां इतनी लेट कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से हो ही नहीं सकती थी, यह सम्मन दे दिए, वाद पत्र की प्रतियां नहीं दी। ऐसी चीजें, ऐसा गड़बड़ आपकी वजह से हुआ जिसकी वजह से नया सम्मन निकालना पड़ रहा है और वाद की सुनवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। तो आप खर्चे देंगे मुलतवी होने के। ठीक है, तो आप देखेंगे आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसे उपबंध बताइए जो आपका वादों की सुनवाई में विलंब न हो, इस आशय से सीपीसी में शामिल किए गए। तो आदेश 9 नियम 4, वो आदेश 9 नियम 5 और आदेश 9 नियम 6 इसी प्रकार के उपबंध, क्योंकि एक जगह कास्ट पड़ रही है और एक जगह आपका सूट निरस्त भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आदेश 9 नियम 6। नियम 7 पे कहता है जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है, तो 7 से आगे बात कल करेंगे, देखिए।